हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर अपने करते हैं डीएलआईएस हो या बीएलआईएस, इससे संबंधित सारी प्रैक्टिकल एंड थ्योरी क्लासेस। ठीक है, तो अभी बीएलआईएस का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि 2026-27 का बैच है। ठीक है, बिल्कुल। मैंने आपको कल इससे पहले जो पहली क्लास आई थी, मैंने उसमें बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो थे, जो जितने भी मैंने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे, वो सारे बहुत कम पड़ रहे थे, क्योंकि हर यूनिट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बताए हुए थे उसके अंदर। पर आज से अपनी आज पहली क्लास है, जो कि गेस्ट पेपर की क्लास है, जिसमें अपनी थ्योरी परीक्षा जो होगी अपनी, उससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ उसको बस आपको ध्यान से सुनना है और उसको समझना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास आज़ाद वीक 1 वीक सीरीज नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास आज़ाद 1 वीक सीरीज है तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपके पास पुरानी आज़ाद 1 वीक सीरीज है तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करवाऊंगा और उसकी थ्योरी करवाऊंगा। आज अपनी क्लास नंबर 1 है, जितना मैं करवाऊँ आप उतना याद कर लेना। सक्सेस की मैं गारंटी लेता हूँ और आपके एग्जाम में 90% प्लस नंबर मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि इससे पहले की जो अपनी डीएलआईएस की क्लासें हुई है उनके अंदर जाकर देखिए, जो जो क्वेश्चन मैं बताता था उसमें से सेम टू सेम जो है क्वेश्चन वो उठा लिया करते थे। तो बीएलआईएस 01 की 2026-27 की न्यू बेंच के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर अपने अभी थ्योरी क्वेश्चन करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि बीएलआईएस वालों का जो एग्ज़ाम है, बीएलआई 01 एग्ज़ाम जो है, वो 17/8/2026 को शुरू होने वाला है। और आज देख लीजिए 11 तारीख है, 11/7/2026 है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम पड़ा है आपके एग्ज़ाम के अंदर, आप आराम से कर सकते हो। अगर आपके पास 1 वीक सीरीज़ नहीं है तो आप वैसे तो मार्केट से लोगे तो 80-80 रुपये की आएगी। ठीक है, अगर आपके पास 1 वीक सीरीज़ नहीं है, अगर आप खरीदना चाहते हैं, आपको खरीदनी नहीं आती, तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके एड्रेस पर पहुंचानी है तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने के पास 1 वीक सीरीज चाहिए नहीं, ओनली पीडीएफ चाहिए, तो भी आप जिनके पास मैं बोल रहा हूँ लैपटॉप या टैबलेट है, वो अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहे तो पीडीएफ जो है वो आपको सबसे सस्ती पड़ेगी। इसका कोई भी आपसे रेट इतना नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ आपको बिल्कुल मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करोगे, आपको मैं सेंड कर दूंगा। बाकी एग्जाम कैसे करके आना है ये मैंने आपको बता दिया था। डरने की कोई बात नहीं है। अभी कम से कम ये मानकर चलिए एक मंथ जो है अपने पास पड़ा है, तो आराम से अपने क्लासें करेंगे। ठीक है, मैं 2 क्लासों के अंदर कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा बीएलआई 01 का। ठीक है, तो कोई डरने की बात नहीं है, रिलैक्स होकर पढ़ना है। जो चीज़ मैं समझाऊं एक बार आपको अगर आता भी हो ना, तो भी आपको जो मैं थ्योरी करवाऊंगा ना, आपको बस उस थ्योरी को क्या करना है, सुनना है। ये आप ये मान लीजिए कि आप कॉलेज नहीं गए, कॉलेज में आपने जो लेक्चर जो होते हैं उसको सुनना है, समझना है। मैं कुछ चीज़ों के लिए मैं डायग्राम बताऊंगा, जो चित्र मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करके डायग्राम बना लो, आप उसके डायग्राम बना लेना, जिससे आपको एग्जाम के अंदर एक अच्छे मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे फोकस करके क्लास को देखना। मैं सबसे पहले आपको है ना छोटे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। फिर एक ऐसा बड़ा क्वेश्चन करवाऊंगा, जो भी मैंने छोटे क्वेश्चन बताए होंगे वो सारे के सारे बड़े क्वेश्चनों के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। साथ में अपनी थ्योरी भी तैयार हो जाएगी, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उसके आपके निशान भी लग जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में काफी ज्यादा आपकी सहायता होने वाली है। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो जाइए। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा हो सके इस क्लास को शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके ग्रुप है, दोस्त है, मित्र है, क्योंकि उन तक भी ये फ्री कंटेंट पहुंच सके। क्योंकि बाहर इसकी काफ़ी ज़्यादा फीस ली जाती है, वहाँ पर यहाँ फ्री कंटेंट जो है वो इस चैनल पर उपलब्ध कराता है। और ये चैनल डीएलआईएस और बीएलआईएस लाइब्रेरी से संबंधित जितनी भी डिप्लोमा या कोर्स होते हैं, या फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है, अभी भर्ती आते ही टेस्ट सीरीज शुरू कर दी जाएगी। अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, कम से कम 5,000 प्लस तो जीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और 5,000 प्लस ही सेकंड पेपर के आपके क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो अगर आपका कोई बहन भाई डिप्लोमा करने के बाद में कोर्स टेस्ट सीरीज करने की भी सोच रहा है, तो उस तक भी ये चैनल पहुंचाइएगा। वैसे ये आज़ाद 1 वीक सीरीज है, इसका 160 रुपये भी कहीं देखने को मिलता है, कहीं कहीं 80 में भी मिल जाती है, कहीं 150 में मिलती है। तो आपको अगर सस्ती में चाहिए, अगर मैं तो ये बोल रहा हूँ, आपके पास अभी 1 महीना पड़ा है, 1 महीना पड़ा है। अगर आप मुझसे पीडीएफ लेकर भी पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल एचडी में पीडीएफ मिलेगी। कोई भी वर्ड जो है वो आपका छूटेगा नहीं। देख लीजिए, मैं आपको इसको जूम करके बता देता हूँ, इतना ही जूम कर लीजिएगा, आराम से इतनी एचडी क्वालिटी आपको मिलने वाली है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके वीडियो की बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और आराम आराम से निश्चित होकर यहाँ पर 1 वीक सीरीज की पीडीएफ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यू कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी बीएलआई 01 की जो 1 वीक सीरीज है, उसके अंदर आपको मैं पहले इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता देता हूँ, उसके बाद में अपने, हालांकि जो जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ वो क्वेश्चन कर लेना, बस उससे बाहर एक भी क्वेश्चन मत पढ़ना। एग्जाम के लास्ट 3 घंटे पहले मैं आपको एक रात, जैसे कल आपका एग्जाम है तो मैं एक नाइट पहले आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, कम से कम 20 क्वेश्चन भेजूंगा। उन्हीं 20 क्वेश्चनों के अंदर से आपका एग्जाम और आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन मैं आपको करने को बोलूँ वो कर लेना, क्योंकि दिक्कत ये है कि अभी आने वाली भविष्य में 7,000 पदों की भर्ती आ रही है। और कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर एक रूल है, कम से कम आप अपने सीनियर से पूछ लेना, 70% स्टूडेंट थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, फेल कर ही देते हैं। अगर यही आपकी लाइफ का एक लास्ट चांस है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि 4 साल कोई भर्ती आने वाली है, इतने में आप बूढ़े हो जाओगे। तो मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ,
एक बार में करो, पर इतना अच्छा करो कि आपको बार बार वो चीज़ करने की जरूरत ही ना पड़े कि हाँ सर हमें वापस से डिफॉल्टर फॉर्म भरना हो या कोई भी चीज़। ठीक है, तो आप इस क्लास को थोड़ा ध्यान से देखो और आराम से दिल लगाकर समझो, क्योंकि 1 मंथ पड़ा है और 1 महीने में अंदर आप इसको बार बार 2 बार 3 बार देख सकते हो कभी भी। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं क्लास को, और इंपॉर्टेंट जो यूनिट है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपकी यूनिट नंबर 1 जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में यूनिट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। 2 वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर रखना। ठीक है, इसके बाद में आपकी और कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर अपने चलते हैं यूनिट नंबर 4। इसमें से केवल और केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको करवा दूंगा। हालांकि मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ही क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, बस वो क्वेश्चन कर लेना। वो क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% वो वाला क्वेश्चन आने वाला है जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बस उस चीज़ पर फोकस रखिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा 4 नंबर यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन आएगा, आप वो कर जाना। ठीक है, वो पक्का करके चले जाना आप। ठीक है, उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं, आपकी यूनिट नंबर 6 और 7 इंपॉर्टेंट है। इन दोनों यूनिट में से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कि 4 क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। उसके बाद में आपकी सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट रही है, और वो रही है यूनिट नंबर आपकी आ जाएगी 11। ठीक है, उसके बाद में आपकी यूनिट नंबर 14। ठीक है, और उसके बाद में आपकी यूनिट नंबर 15। ठीक है, 15 में से जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको मैं सही बताऊं बहुत आसान लेवल का आएगा। उसके बाद में अगर कोई ये वाला सोच रहा है कि ये कर लेंगे, तो ये काफी मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। तो मुश्किल क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। ठीक है, जो चीज मैं बताऊं, जितने क्वेश्चन बताऊं, उसमें से कंप्लीट आपका 100% एग्जाम आ जाएगा। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस वाला चैनल हमारा रह चुका है, और काफी स्टूडेंट इसीलिए जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो चीजें बताई जाती है वो आ जाती है। ठीक है, तो आपने यूनिट्स तो सारी देख ली होगी कि आपकी कौन कौन सी यूनिट है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो भी मैंने आपको बता दी है। अब अपने बात कर देते हैं सीधे पहली यूनिट, और पहली यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करते हैं। तो अब अपने आ चुके हैं पुस्तकालय की पहली इकाई पर आ चुके हैं, बीएलआईएस की। और पहली इकाई कौन सी है? पुस्तकालय का उद्भव, विकास और आधुनिक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका। इसके अंदर जो छोटे वाले क्वेश्चन है, उनमें से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, हालांकि ये छोटा क्वेश्चन है, ये जब मैं बड़े वाला क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट लगवाने वाला हूँ एक बार गेस्ट पेपर के लिए, वो आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, और उसके बाद में मैं इनको इसकी थ्योरी आपको मैं समझा देता हूँ। इसके पहली यूनिट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, अगर किसी के पास पुरानी 1 वीक सीरीज है, तो वो भी अपनी 1 वीक सीरीज के अंदर ये क्वेश्चन के निशान लगा ले। इसलिए मैं क्या क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर नई वाली 1 वीक सीरीज के अंदर 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, औपचारिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और अनौपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका लिखिए। ठीक है, लेकिन जो पुरानी 1 वीक सीरीज है, शायद उसमें ये 3 नंबर क्वेश्चन ना होकर हो सकता है 4 नंबर क्वेश्चन हो या 5 नंबर क्वेश्चन हो। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले बता देता हूँ कि आपको एग्जाम से पहले कौन कौन से करके आने हैं। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं आगे जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाले हैं उनके बारे में। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन करूंगा उसके अंदर कुछ छोटे वाले क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगे। अगर मैं आपको कोई बड़ा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि अभी मैं ये पहला क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भारत में पुस्तकालय विकास में आ रही 2 बाधाओं की, हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि जब अपने बड़े वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये तो प्रश्न नंबर 2, तो इसके अंदर ये छोटे वाला क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूड है। तो वो मैं चीज एक ही चीज अगर मैं बार बार करूंगा तो वीडियो ही लंबी करने वाली बात है, वो कोई उसका एक ऑथेंटिक अर्थ तो निकलेगा नहीं। और एक अच्छी बात यह है कि जैसे भारतीय पुस्तकालय और विकास में आने वाली भाषाओं का वर्णन, उसमें 2-3 बाधाएं होगी, उसमें 2-3 बाधाओं का वर्णन होगा, परंतु जब मैं बड़े वाला कराऊंगा उसमें अच्छी तरीके से एक चीज तो हम समझ जाएंगे। अब मान लीजिए कि भारतीय पुस्तकालय विकास में आ रही बाधाओं को स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन सेम ही है। मैं ये क्वेश्चन आपको थ्योरी करवाऊंगा, थ्योरी करवाओगे तो आपका ये मान लीजिए ये दो, हाँ, ये मान क्या लीजिए 200 शब्दों का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या 200 शब्दों में से आप 30 शब्द नहीं लिख सकते? आप बोलोगे सर हम बिल्कुल लिख सकते हैं, तो आप 30 शब्द इसमें से ही लिख दोगे। इसलिए मैं वहां पर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं लगवा रहा हूँ, वहां पर मैं वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ जो या तो बड़े क्वेश्चनों में इंक्लूड नहीं है, और या फिर वो पक्का 100% आने वाला ही हो, वही क्वेश्चन मैं ऊपर इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ। तो कोई भी विद्यार्थी अपने मन में ये वहम मत रखना कि सर हमें कोई क्वेश्चन छुड़वा रहे हैं, या ये वाला तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, ये भी नहीं करवा रहे। मैं सारा करवाऊंगा और अच्छी तरीके से करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, दिल थाम कर बस बातों को सुनते जाइए। हमारा 3 नंबर जो क्वेश्चन है पहली यूनिट का, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आने की संभावना है। वो क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए, अनौपचारिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए, अनौपचारिक शिक्षा के पुस्तकालय की भूमिका लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आ जाते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा को बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा के लिए लिखा है कि ऐसी शिक्षा का तात्पर्य है जो किसी शिक्षण संस्थान के शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त ना कर सभी अन्य किसी सार्वजनिक माध्यम से प्राप्त की जाए। अनौपचारिक शिक्षा के विकास और उसके प्रचार प्रसार में पुस्तकालय की अहम भूमिका है। समाज में ऐसी व्यवस्थाओं से संबंधित लोग पुस्तकालय का उपयोग कर अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब इन्होंने, हालांकि आपकी थ्योरी में साफ साफ पता चल रहा है, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। छोटा क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है? एक वो शिक्षा होती है जो अपने को क्या दी जाती है, स्कूल के अंदर दी जाती है। ठीक है, और वो अपने को और कॉलेज के अंदर दी जाती है। ठीक है, और ये कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं जो बुक्स जो हमें हमारी सिलेबस में लगती है, वहां से हमें पता चलता है। और अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो छात्र स्वयं प्राप्त करता है। स्वयं यानी कि जब वो समाज के अंदर जाता है, ठीक है, समाज के अंदर जाता है, समाज के अंदर जाते ही वो देखता है कि किसी दो समाज के बीच लड़ाई हो रही है। जैसे वर्तमान में भारत में किसी भी पार्टी
के लोग जो हैं वो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करते हैं, उस चीज़ से सीखता है। वो क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है कि धर्म के नाम पर नहीं लेना चाहिए, देश के अंदर एकता बना कर रखनी चाहिए। और जैसे कि कॉलेज के अंदर बीए बीएड के अंदर बहुत सारे लेखक होते हैं, बहुत सारे ऐसे अपने आइडियल स्टूडेंट है जो आरएस और आरएएस और आईएएस की तैयारी करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी की जीवनी पर किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं लाइब्रेरियन से। जैसे अब्दुल कलाम पर किताबें पढ़ ली, ठीक है, या स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो अभी ओशो को भी ओशो जो हुआ है, ओशो को भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है कि ये सारी चीज़ें उनके दिमाग का विकास है, ये अनौपचारिक शिक्षा है, ये बाहर से उन्हें प्राप्त होती है। ये पुस्तकालय में कुछ ऐसी किताबें जो होती है वो कि पुस्तकालय में पढ़कर अनौपचारिक शिक्षा जो है वो प्रदत्त की जाती है। तो इसी को ही अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ऐसी शिक्षा से तात्पर्य है ये किसी शिक्षण संस्थान या कोई भी स्कूल या कॉलेज के माध्यम से प्राप्त नहीं की जाती है, ठीक है। ये एक अहम पुस्तकालय की भूमिका है, ठीक है। इसका प्रचार जो होता है ये पुस्तकालय के द्वारा होता है, ठीक है। और ये लोगों को पुस्तकालय का अनौपचारिक उपयोग कर अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अच्छी बुक्स पढ़कर भी आप एक अच्छे इंसान और एक किसी के जीवनी से आप सीखकर अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करके आपके साथ के जो साथी जो बीए बीएड में किताबें पढ़ रहे हैं उससे आप अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं, उन्हें अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। एक 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम बताइए। इसमें पहला तो होगा रत्ना सागर, दूसरा होगा रत्ना रंजीता और फिर रतन उदय, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा नहीं गया है, लेकिन अभी न्यू सेमेस्टर लागू हो चुका है तो ये रत्ना वाला है ना, रंजीता और रत्ना उदय, ये आप रट लेना, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं आपके सीधे 200 वर्ड वाले यानी कि दीर्घ एवं अति दीर्घ यानी कि 200 से लेकर 500 शब्दों वाले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो पहली यूनिट जो है फिर इसके बाद में समाप्त हो जाएगी, फिर अपने इसकी दूसरी इकाई पर बात करेंगे। इसी तरीके से एक एक इकाई करके आज जैसे 17 इकाई है तो 17 इकाई में से 8 इकाई आज कर लेंगे और 8 इकाई आपको कल कर दूंगा। जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी आप धीरे धीरे समझ जाओगे, जो आसान क्वेश्चन है वो तो आप समझते ही हो। आज अपने बात कर लेते हैं जैसे कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय की वर्तमान परिदृश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है। आपने बाहर देखा होगा कि गवर्नमेंट लाइब्रेरियां बनी हुई है। आप अपने जिले में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वहां पर गवर्नमेंट लाइब्रेरियां है, ठीक है। उसका क्या वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है उस पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो अब अपने बात कर लेते हैं कि इसकी थ्योरी में क्या लिखा हुआ है और इसका मैं अर्थ आपको बताता हूँ। पुस्तकालय सभ्य समाज के आवश्यक अंग के रूप में सदैव विद्यमान रहता है। एक सभ्य समाज के लिए जो पुस्तकालय है वो आवश्यक रूप से हमेशा विद्यमान रहता है। इसका उद्गम समाज की आवश्यकताओं की पूर्तियों के लिए हुआ है कि समाज के अंदर ज्ञान के लिए या नॉलेज के लिए कोई भंडार और एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पर उन्हें अपने अपने विषय के अनुसार किताबें मिल सके। तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पुस्तकालय का जो उद्देश्य है। ये मैं आपको आगे लाइब्रेरियन के इससे अगली यूनिट पर आपको 5 रूल्स करवाऊंगा, उसमें आपको ये चीज समझा दूंगा। पुस्तकालय ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महती भूमिका अदा करता है। अब अपने बात कर लेते हैं कि इसका कहने का क्या मतलब है। पुस्तकालय समाज यानी कि समाज से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है, राजनीतिक पॉलिटिक्स की जितनी भी बुक्स जो होती है, अच्छे अच्छे पॉलिटिक्स की बुक्स है, उनको लेकर ज्ञान का भंडार और आंकड़ों का सही तथ्य जो है वो संग्रह करके रखता है। आर्थिक रूप से देश की आर्थिक जितनी भी कंडीशन हो गई या फिर यूँ मान लीजिए कि जीडीपी हो गया, अभी अपने पुस्तकालय में जाते हैं, एक अच्छे बड़े शहर के पुस्तकालय में जाओगे तो वहाँ पर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, जीडीपी हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स के ऊपर जितनी भी अच्छी किताबें लिखी हुई है उन सारों का संग्रह वहाँ पर मिल जाता है। संस्कृति विकास, संस्कृति से हमारी राजस्थान की संस्कृति, इससे अलावा पंजाब की, हरियाणा की या अन्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनकी संस्कृतियों का, यानी कि जैसे राजस्थान की भाषा राजस्थानी है, लेकिन अगर अपनी सांस्कृतिक विकास के बारे में ज्ञान देना है तो उसको अलग लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर कर, जैसे पंजाबी में या राजस्थान की संस्कृति के बारे में किसी अन्य राज्य में बताना है तो उसे तमिल में कन्वर्ट करके पुस्तकालयों के अंदर किताबों को क्या है संग्रहित करके रखा जाता है। तो एक और अच्छी चीज ये हो जाती है, जो लिखी हुई चीज है, जो लिखी हुई चीज है ये सालों साल तक पड़ी रहती है, ठीक है। यानी कि इनका संग्रह कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य की, किसी भी कंट्री की संस्कृति के बारे में जानना चाहता है या अपने देश से बाहर की संस्कृति, अमेरिका, यूएसए या कोई भी संस्कृति के बारे में जानना चाहता है तो वो क्या हुआ, सांस्कृतिक विकास के लिए भी पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि पुस्तकालय जो है वो सांस्कृतिक नॉलेज और डाटा जो है वो संग्रहित करके रखता है। अब अपने आगे बात करते हैं। इसके अंदर संस्कृति के संरक्षण और प्रगति के लिए औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक वो चीजें होती है जो लिखी हुई हो, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या फिर किसी एक अच्छे नामी, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भगत सिंह के द्वारा किताब लिखी गई है, या फिर प्रेमचंद के द्वारा किताब लिखी गई है, या फिर यूं मान लीजिए कि गब्बन या गोदान किताबें लिखी जाती थी, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो कुछ कुछ किताबें लिखी जाती थी तो उसे औपचारिक कहते हैं। इसके अलावा अनौपचारिक सर्व शिक्षा, यानी कि कोई भी अनौपचारिक सर्व शिक्षा का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं आर्ट का स्टूडेंट, सर्व शिक्षा का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अब मुझे कुछ चीज़ें सीखनी है, ठीक है। जैसे मैं आर्ट के स्टूडेंट, अभी मुझे डीएलआईएस करना था, हालांकि मैंने मान लीजिए बीएड की हुई थी तो मैं उधर जाना चाहिए था, लेकिन मैं डीएलआईएस करना था। यानी कि अगर अब मैं डीएलआईएस कर लिया अब मैं डीवाईएस भी करना चाहता हूँ। इसके बारे में अनौपचारिक मतलब यानी कि सर्व शिक्षा, यानी कि सेल्फ स्टडी से अनौपचारिक रूप से मनोरंजन भी होता है। कुछ अच्छी किताबें जो होती है, कहानियों की और कविताओं की किताबें होती है, पुस्तकालों का पुस्तक, सभी
वे पुस्तकालय का योगदान और महत्व है। हालांकि ये एक व्यवहारिक क्वेश्चन है, हालांकि समझाने वाला क्वेश्चन होता तो मैं और भी अच्छी तरीके से समझाता। इसको मैं जितना ज़्यादा समझाऊंगा उतने शब्द ज़्यादा पड़ जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन मैं समझा सकता हूँ, तो इसलिए मैं वही चीज़ समझाऊंगा जो कि कम समय में आप ज़्यादा समझ जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो समय की गति के साथ साथ ज्ञान का संचरण करता है और बुद्धि को महत्व जो है उसको सतत करता है। पुस्तकालय ज्ञान के परिचय से संबंधित है। परिसंचरण का मतलब होता है कि ज्ञान को बांटना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। पुस्तकालय में सामाजिक एवं जन संस्था से निरंतर समाज कल्याण होते रहते हैं, कि समाज के द्वारा वह जन संस्था, कोई भी संस्थाएं बनी होती है उसमें भी समाज के कार्य होते रहते हैं, समाज के रूप में वितरित है। यह ज्ञान के प्रकार, प्रसार, विद्या, प्रगति और शिक्षा अनुसंधान में वर्दी संस्थाओं के पुस्तकालयों के वास्तव में विद्या के भंडार है। ठीक है, अब आ जाते हैं जन पुस्तकालय में लोक विश्वविद्यालयों की संख्या दी जाती है। जो जन पुस्तकालय होते हैं, अब बोलते हैं कि सर जन पुस्तकालय कौन से होते हैं। जन पुस्तकालय जो पुस्तकालय किसी विशेष संस्थान या जनता के सहयोग से बनाए जाते हैं, जो जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए जो पुस्तकालय बनाए जाते हैं उन्हें जन पुस्तकालय कहते हैं। ये विश्वविद्यालयों की संख्या दी जाती है इनको, जिसके द्वारा ये प्रत्येक व्यक्ति को सदैव खुले रहते हैं। इनकी ज्ञान पिपासा शांत रहती है, जिन अवधारणाओं को आजीवन सर्वस्व शिक्षा प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है, किंतु पुस्तकालय सदस्य बनकर जीवन पर्यंत ज्ञान संदर्भ आवश्यक रूप से प्राप्त कर सकता है। अब मैं आपको अच्छी चीज बताता हूँ। इसमें ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि अगर मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, या फिर यूँ मान लीजिए कि किसी का प्रोफेशन है कि किसी की बनिए की दुकान है। अब उसको क्या करना है, किसी के बारे में जानना है। मान लीजिए उसके मन में ऐसा हुआ कि गबन एक नोबल है, नोबल के बारे में जानना है। ठीक है, तो उसके लिए अब उसको कोई डिग्री थोड़ी करनी पड़ेगी, अब उसको कॉलेज तो नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पुस्तकालय की, यानी कि पुस्तकालय की सदस्यता, यानी कि पुस्तकालय की मेंबरशिप ले ली, तो वो कोई भी, किसी से भी रिलेटेड कोई भी किताब पढ़ सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड किताब पढ़ सकता है, स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड किताब पढ़ सकता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अगर कोई किताबें लिखी गई है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, यूएसए के अंदर पढ़ाई जाती है, वो भी लिख सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन से संबंधित कोई भी किताब है वो पढ़ सकता है। ठीक है, और उसको करना क्या होगा, वो बुक्स की मेंबरशिप ले लेगा, एक साथ में 2 किताबें ले जा सकता है। जब वो 15 दिनों में पढ़ लेगा तो उसके कार्ड में फिर से वो क्या कर दी जाएगी, अगर वो 15 दिनों का टाइम दिया, अगर वो 15 दिनों में पढ़ लेता है, वो जमा करके उसको 2 अन्य किताबें दे दी जाती है। अगर वो 15 दिनों में नहीं पढ़ता है तो उसको रिन्यू करके वापस से वो 2 किताबें 15 दिनों के लिए उसे फिर से दी जाती है। लेकिन वो पुस्तकालय ज्वाइन करके कुछ ऐसे ज्ञान तो अर्जित कर सकता है ना, जिसके लिए उनको ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ेगा। गवर्नमेंट लाइब्रेरी में 500 रुपये की अगर आप मेंबरशिप लेते हो, तो 1 महीने नहीं, कम से कम 6 से 7 महीने तक गवर्नमेंट लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं उसको आप अनलिमिटेड बार पढ़ सकते हो। यानी कि 500 रुपये में 6-7 महीनों में अगर आप 1000 किताबें भी पढ़ देते हो, तो वो केवल और केवल उसकी कॉस्ट आपको 500 पड़ेगी। यानी कि आपको आपको ज्ञान भी अर्जन होगा और किताबें भी आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए पुस्तकालय का महत्व जो है वो समाज में बहुत ज़्यादा अधिक है। अब बात कर लेते हैं, पुस्तकालय द्वारा जनसाधारण अपने आवश्यक समय का सदुपयोग कर सकते हैं, यानी कि अवकाश समय का सदुपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि संडे की छुट्टी है, या कोई भी प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, या कोई भी एक्टर होता है, वो पता क्या करते हैं, बड़े लोग हमेशा फ्री टाइम में बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। जो लेजेंड लोग होते हैं, जो हमारी तरह आम लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते हैं और अपने भविष्य को बर्बाद करते हैं। लेकिन जो अच्छे और बड़े एक्टर होते हैं, या मान लीजिए कोई भी सेलिब्रिटीज या कोई भी अच्छा पॉलिटिशियन है ना, वो एक अच्छी किताब पढ़ना ही पसंद करता है। एरोप्लेन में, ट्रेन के अंदर, वो अपने अवकाश, उसका कोई भी खाली समय हो गया, जैसे राहुल गांधी जी है, तो वो भी आपको एक किताब पढ़ते हुए ही नजर आएंगे। उनके द्वारा सभी निष्पक्ष रूप से सभी विषयों का आधुनिकतम सूचना और पाठ्यक्रम सामग्री प्राप्त होती है। पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपनी कार्य दक्षता और व्यक्तिगत के स्थान पर राष्ट्रीय प्रगति के भागीदारी कर सकता है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं कि पुस्तकालयों के द्वारा राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, सद्भावना में वृद्धि होती है। पुस्तकालय मानवता की साहित्य और संस्कृति उपलब्धियों की आगामी पीढ़ियों और उपयोगार्थ सदैव सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों, व्यक्तियों एवं शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुस्तकालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र और समाज की सांस्कृतिक सभ्यता, बौद्धिक उपलब्धियों और समग्र प्रगति की जानकारी पुस्तकालय के माध्यम से प्राप्त होती है। अभी ये चीज मैंने आपको ऊपर समझाई थी। ठीक है, कि पुस्तकालय किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शांति अगर चाहिए, सहयोग चाहिए या सद्भावना में वृद्धि करनी हो, तो भी पुस्तकालय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो कहती है कि अगर आप अहिंसा का, जैसे महात्मा गांधी द्वारा कुछ किताबें लिखी है जहां पर वो बताते हैं कि अगर आपने अहिंसा का मार्ग भी अपनाए, यानी कि बिना हिंसा किए हुए भी हम एक अच्छे लड़ाई लड़ सकते हैं जुल्म के खिलाफ, और किसी भी राजनीतिक और गवर्नमेंट अत्याचार के खिलाफ हम अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने, उनका ये मानना था। और अपने व्यक्तियों की शैक्षणिक आवश्यकता, अभी मैंने बताया ना, 500 की मेंबरशिप में आप कितनी भी अनलिमिटेड 6 महीने तक किताबें पढ़ सकते हो। शैक्षणिक जो आवश्यकता होती है वो भी कंप्लीट हो जाती है। पुस्तकालयों की अन्य भूमिका महत्वपूर्ण स्थानों पर किसी भी राष्ट्र समाज की सांस्कृतिक सभ्यता, यानी कि आपको मैंने बोला ना, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट, एक अच्छा गवर्नमेंट पुस्तकालय होगा ना, वहाँ पर यूएसए, इंडोनेशिया, जापान, ठीक है, स्विट्जरलैंड, और मान लीजिए कि यूरोप हो गया, ऐसी कंट्रियां जो होती है 7 वंडर्स जहाँ पर है, चाइना, इंडिया, इन सभी के बारे में अलग अलग संस्कृतियों और उनकी बौद्धिक उपलब्धियों की भी जानकारी यानी कि किताबों में मिलती है, यानी कि वो किताबें भी अपने को वहाँ पर मिलती है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं कि वर्तमान काल में पुस्तकालय जो है उसके प्रबंधों, यानी कि
भारतीय पुस्तकालयों के विकास में बाधाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट लाइब्रेरी है ना, उनका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, उनकी में कौन कौन सी बाधाएं आ रही है, भारत की पुस्तकालय के विकास में आ रही बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। और इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आएगा ना, उसको आप ये समझ लो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है, कि एक दिन पहले आप पढ़कर चले जाना, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान में आ रही बाधाएं। सबसे पहले निरक्षरता, ठीक है। निरक्षरता का मतलब पता है क्या होता है, कि लोगों के अंदर है ना, मैं देखो ये थ्योरी आपको नहीं करवा रहा हूँ, अगर आप ये थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहोगे तो वो भी आप पढ़ लोगे, मैं इसका अर्थ आपको बता देता हूँ, ठीक है। निरक्षरता उन्मूलन की दिशा में राजकीय स्तर और सक्रिय स्तर प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु पुस्तकालयों को अपेक्षित महत्व प्रदान नहीं किया जा रहा है। यानी कि इस संदर्भ में यहाँ का कहना अनुपयुक्त नहीं होगा, यह इस संदर्भ में यहाँ यह कहना अनुपयुक्त नहीं। लोगों के अंदर पता है क्या है, अवेयरनेस नहीं है, निरक्षरता है, ठीक है। अभी जैसे कोई भी आपका शिक्षा बजट आता है, शिक्षा बजट के अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि राज्य स्तर पर काम किया जाता है, परंतु प्रत्येक तहसील के अंदर आपकी अपनी तहसील होगी ना, उसके अंदर सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं है। केवल जिले के अंदर आपको मिल जाएगा कि सार्वजनिक पुस्तकालय, जहाँ पर अच्छी तरीके से, बहुत कम ऐसे जिले हैं जहाँ पर अच्छी तरीके से ऐसी लगी है जहाँ पर आप गवर्नमेंट लाइब्रेरी की तरह जाकर पढ़ सकते हो, जहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार किताबें उपलब्ध हो सकती है। हालांकि इसके कारण यही है क्योंकि लोगों का ये मानना है कि ये चीजें जो है गवर्नमेंट लाइब्रेरी के अंदर इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है जितनी एक प्राइवेट लाइब्रेरी के अंदर सुविधाएं। और ये बात सच भी है, क्योंकि सरकार इस पर काम ही नहीं कर रही है। सरकार जो है वो राज्य स्तर पर बिल्कुल भी इस तरीके से काम नहीं कर रही है कि और नहीं तो प्रत्येक जिले के अंदर एक बड़ा गवर्नमेंट स्कूल होता है। अगर एक बड़े गवर्नमेंट स्कूल के एक हिस्से में बाहर वाली साइड एक लाइब्रेरी लग जाए तो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन वर्तमान में आप सभी को पता है कि शिक्षा की हालत बहुत ज़्यादा बेकार है। शिक्षा के मामले में अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। उनको भी अभी तक नीट का पेपर लीक हो गया था और बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये लाइब्रेरी बनाने के लिए कहाँ सोचेंगे, ये जो बने बनाए स्कूल है वो भी तोड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है भारत में निरक्षरता, ठीक है। निरक्षरता जो है वो लाइब्रेरी जो होता है पुस्तकालयों का विकास जो वर्तमान में होना चाहिए था उसमें बाधा है, क्योंकि हमारे नेता ही अनपढ़ है। जब हमारे नेता ही अनपढ़ होंगे तो वो लाइब्रेरी बनाएंगे क्यों, उनके बच्चे तो अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ी जो कारण है वो निरक्षरता है हमारे देश के अंदर, जिसकी वजह से लाइब्रेरियों का जो है निर्माण नहीं हो पा रहा है। और इसका बच्चों अपने को पता है क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज जो बेरोजगार जनता फिर रही है, जैसे अभी लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं आ रही है, कितना टाइम हो गया, और अभी भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि कब तक आएगी। तो आज जिनको उन्होंने साक्षर बनाया है ना, आज जो बीए और बीएड करके बैठे हैं ना, वो देख लेना ये नशे में पड़ेंगे, गलत चीजों में पड़ेंगे। और इसी अवेयरनेस ना होने के कारण ये निरक्षा के अंधकार के अंदर डूबे जाएंगे। यानी कि निरक्षरता के अंदर अंधकार के अंदर, यानी कि वो शिक्षित होते हुए भी कल कल पुनः पुनः का मतलब होता है ये फिर से अशिक्षित या निरक्षरता के अंधकार के अंदर डूबते जाएंगे। इसलिए साक्षरता कार्यक्रमों को सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका को निकारना नहीं चाहिए। कोई भी अगर आपका बजट पेश हो तो सार्वजनिक पुस्तकालय को भी महत्व देना होगा, तभी तो लाइब्रेरियन की भर्ती आएगी। लाइब्रेरी ही नहीं है तहसीलों के अंदर, तो लाइब्रेरियन की भर्ती निकालेंगे क्यों। अभी जो स्कूल के अंदर वो लाइब्रेरियन की भर्ती निकाल रहे थे, तो मजेदार बात यह कि इन्होंने स्कूल में भी लाइब्रेरी की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, तो कोई माध्यम ही नहीं मिल रहा है कि स्टाफिंग पैटर्न सेट कैसे करें। तो यही कारण हो सकता है कि निरक्षरता सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा सीमित आर्थिक संसाधन। और हमारे भारत देश के अंदर भारत देश जो है हमारा, वो एक निर्धन देश है, ठीक है। निर्धन देश होने के कारण यहाँ पर वांछित आवश्यकता, यानी कि अपने पास रोटी कपड़ा और मकान भी उन तक ही केंद्रित रह जाता है। यानी कि एक आम आदमी की आय इतनी ही रह गई है कि वो अपने बच्चों के लिए रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करने में ही रह जाता है। उसको एक उच्च स्तर की शिक्षा देने तक का एक ख्वाब ही बनकर रह जाता है। तो लाइब्रेरियन के लिए जो है वो इसी कारण प्राथमिकता जो है वो किसको दी जा रही है, वो प्राथमिकता इसलिए नहीं दी जा रही है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि एक आम इंसान यही सोच रहा है, यानी कि आज के टाइम में भारत की जो जनसाधारण के सिर्फ और सिर्फ मेन उद्देश्य पता है क्या है, कि हमें अच्छा रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए। शिक्षा की तरफ इतना ध्यान ही केंद्रित नहीं है। सीमित आर्थिक संसाधन भी एक लाइब्रेरियन के पुस्तकालय निर्माण के रास्ते में एक बाधा है, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं 3 नंबर पॉइंट, पुस्तकें विशेष रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता का अभाव। भारत के अंदर भाषाओं में पुस्तकें जो है ना, उनमें भाषाओं के निरंतर अभाव है। यानी कि यह अभाव विशेष रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्यिक के क्षेत्रों में दुरुपयोग होता है, और वैसे ही यह स्थिति बदल रही है, ठीक है। और उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं, यानी कि वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में भी है ना भाषाओं का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस दृष्टिगोचर से वैसे ही यहाँ की स्थिति बदल रही है। फिर आ जाता है जनसंख्या का बिखराव। जनसंख्या का बिखराव भी एक पुस्तकालय निर्माण की जो कार्य है और उस पुस्तकालय विकास के कार्य के अंदर एक बाधा है, ठीक है। भारत की 70% जनसंख्या जो है ना, वो सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहती है, यानी कि वो एक छोटे इलाकों में रहती है, ढानियों में निवास करती है, ठीक है। छोटे और ग्रामीण इलाकों में संतोषजनक पुस्तकालय सेवा केवल चल पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाती है। चल पुस्तकालयों का मतलब क्या होता है, जो प्राइवेट आपको लाइब्रेरी जो मिल जाएगी वहां पर आपको मिल जाएगा, या चल पुस्तकालय एक ऐसा पुस्तकालय जहाँ पर मतलब आपको कुछ राशि देकर वहां पर आप
पढ़ सकते हो। यानी कि लगभग जो है 70% जनसंख्या अपनी कृषि पर भी डिपेंड करती है। आपको पता होगा जब आप जीके पढ़ोगे 60% जनसंख्या जो है वो ग्राम में निवास करती है, 40% शहरों में निवास करती है। तो ऐसे छोटे डानियों के तक अभी तक लाइब्रेरी जो है वो पहुंच नहीं पाई है, वो सीमित नहीं है। तो लोग इसके लिए मांग भी नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो प्राइवेट लाइब्रेरी में पढ़ना ही पढ़कर ही अपना काम चलाते हैं। लिखने पढ़ने की परंपरा रूढ़िवाद विधि, यानी कि जो पढ़ने लिखने की जो परंपरा है ना, वो आज भी भारत देश में जो है जनमात्रक भावना का विकास नहीं हो रहा है। यानी कि ग्रंथ ज्ञान और इस भावना के विकास नहीं हो रहा है। यह जन साधारण के प्रति उदासीन है। यानी कि लोग ये नहीं जानना चाहते हैं कि चलो राजस्थान जी के पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, मैथ जो अपना सिलेबस है, बच्चे केवल वही पूरा करने में रह जाते हैं। वो नहीं जानना चाहते कि नोबल में क्या लिखा है, वो नहीं जानना चाहते कि द सीक्रेट नोबल क्या चीज़ है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना चाहिए। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति आज के टाइम में हर घर में जो है जो बेटियां होती है, जो बहुएं होती है, आज भी उनको लाइब्रेरी के अंदर नहीं भेजा जाता। इसलिए सार्वजनिक पुस्तकालय विकास के अंदर भी एक बाधा का कार्य। अभिप्रेरणा का अभाव, जन कल्याण के प्रति लोगों की क्या विशेष रुचि नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है ना, जन कल्याण के प्रति अपनी विशेष रुचि नहीं दिखा रहा है वर्तमान में, और इसी कारण ही सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण नहीं हो पा रहा है। फिर अभिप्रेरणा का अभाव हो गया, फिर पुस्तकालय चेतना का अभाव, फिर पुस्तकालय को लेकर अवेयरनेस नहीं है लोगों में। पुस्तकालय के अभाव के अनुसार अभाव को अनुभव नहीं करती है। यानी कि लोग अनुभव ही नहीं करते हैं कि हमें एक पुस्तकालय की आवश्यकता है। यानी कि लोगों को ये फील ही नहीं हो रहा है कि हमारे गांव में एक सरकारी पुस्तकालय होना चाहिए। सरकारी ना हो, सरकारी का मतलब ये नहीं, सार्वजनिक पुस्तकालय भी हो। यानी कि पूरा गांव मिलकर अगर चंदा करके भी एक पुस्तकालय खोलना चाहे तो वो सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में हो जाता है। और फिर उसकी लाइट और पानी का खर्चा भी अगर वो फिर अपनी तरफ से उठाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं सब क्या बोलते हैं, इन्हीं सब अवेयरनेस ना होने की वजह से और इन्हीं सब आवश्यकताओं और तथ्यों के अंदर अभाव के कारण ही आज लाइब्रेरी जो है, यानी कि पुस्तकालय विकास जो है, उसके अंदर बाधाएं आ रही है। तो इसके पॉइंट मैं फिर से बता देता हूँ। इसका 1 नंबर पॉइंट हो गया आपका निरक्षरता, निरक्षरता के कारण बाधा आ रही है। और 2 नंबर पॉइंट हो गया आपकी सीमित आर्थिक संसाधन। मैंने आपको बता दिया था कि लोग क्या रोटी कपड़े मकान पर ज्यादा फोकस करें क्योंकि उनकी इतनी आय नहीं है। फिर 3 नंबर अपना था पुस्तकों को विशेष वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता का अभाव, यानी कोई भी वैज्ञानिक और तकनीकी की सहायता जो है वो यहाँ नहीं मिल पा रही है। जनसंख्या का बिखराव, मैंने बोला ना, लोग जो है वो गांवों डाउनियों में रहते हैं, जिस कारण वो इतना अवेयरनेस नहीं है किताबों पुस्तकालय को लेकर, ठीक है। और पढ़ने लिखने की परंपरा और रूढ़िगत विधि जो आज भी पुराने तरीकों से इनके बड़े बुजुर्ग और माता पिताओं के अनुसार पढ़ाई होती है। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति भी ठीक नहीं है, उनको लाइब्रेरी में भेजा ही नहीं जाता है। वो चाहते हैं कि बाहर जाकर लड़कियां बिगड़ जाएगी, ऐसी उनकी रूढ़िवादी का सोच है। अभिप्रेरणा का भाव है, ठीक है, और पुस्तकालय में चेतना का भाव है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम के अंदर छपने वाला है। विशिष्ट पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय में विभेद बताइए। आधुनिक समाज में पुस्तकालय के प्रकारों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। आज के टाइम में 2 प्रकार के पुस्तकालय हो गए, एक तो गवर्नमेंट लाइब्रेरी हो चुकी है और एक हो चुकी है प्राइवेट लाइब्रेरी, ठीक है। एक तो क्या विशिष्ट पुस्तकालय यानी गवर्नमेंट, और सार्वजनिक लाइब्रेरी यानी कि या तो आप सभी लोग मिलकर चंदा करके बना दीजिए, या फिर गवर्नमेंट द्वारा सार्वजनिक रूप से जो जन सुविधा के लिए पुस्तकालय खोले जाते हैं, वह पुस्तकालय जो है वो 2 प्रकार के पुस्तकालय लाइब्रेरी जो है वो बन चुकी है आज के टाइम में, ठीक है। तो सबसे पहले पुस्तकालयों के प्रकार है। पुस्तकालयों के कई प्रकार होते हैं, सही बताऊं तो इसमें से निम्नलिखित है। जन पुस्तकालय, जनता के द्वारा बनाया गया। शैक्षणिक, आगे चलते हैं इस पर। शैक्षणिक पुस्तकालय, ठीक है, यानी कि महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय के अंदर जो पुस्तकालय होते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय हो गए, ठीक है। विशिष्ट और शोध पुस्तकालय, ठीक है, ये विशिष्ट और शोध पुस्तकालय। फिर होते हैं राष्ट्रीय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। अब इन्हीं चारों पर अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको कोई भी 2 पुस्तकालयों का अंतर पूछ सकता है। जैसे इसमें विशिष्ट पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय का पूछ लिया, यहाँ पर विशिष्ट कार्य पुस्तकालय का नाम पूछकर आपको ये भी पूछ सकता था कि जन पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय में अंतर बताइए, ठीक है। आपको ये दोनों ना पूछकर ये दोनों चीजें भी पूछी जा सकती थी कि विशिष्ट पुस्तकालय और शैक्षणिक पुस्तकालय में अंतर बताइए, यानी कि इनमें भी अंतर पूछा जा सकता था। यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर जो 4 प्रकार है ना, आपको उस 4 प्रकार को रटना है। इन 4 प्रकार में से किसी भी 2 प्रकार में आपका आंसर जो है, आपसे अंतर जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं जन पुस्तकालय, ठीक है। जन पुस्तकालय कौन से पुस्तकालय होते हैं, मैं पहले आपको सीधा पढ़कर बताऊंगा, फिर मैं आपको इसकी थोड़ी समझा देता हूँ। जन पुस्तकालय जन उपयोग की संस्था, वैसे जन उपयोग की संस्था है वैसे तो इनका अस्तित्व पुस्तकालय के अस्तित्व से ही जुड़ा होता है, परंतु पुस्तकालय अवधारणा वास्तविक जनतंत्र के साथ हुआ और ग्रंथ और सर्वथा की संकल्पना के साथ ज्ञानार्जन में भी जनतंत्र का युग आरंभ हुआ। पुस्तकालय की परिभाषा बी एस रसल ने इस प्रकार दिया। जन पुस्तकालय वास्तव में जन अवधारणा के लिए साधारण जन द्वारा संस्था है। यह समस्त नागरिकों के लिए निःशुल्क संस्था है। यानी कि जन पुस्तकालय वे पुस्तकालय होते हैं, मैं आपको इसकी आसान भाषा में बता देता हूँ, आप अलग से लिख भी सकते हो साइड में। जन पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ सिंपल और साधारण भाषा में ये होता है, वे पुस्तकालय जिनका निर्माण जनता की सोच से जनता प्रभावित होकर सार्वजनिक रूप से
जन सेवा के लिए जो पुस्तकालय बनाते हैं वही जन पुस्तकालय कहलाते हैं। ये जन साधारण के लिए बिल्कुल निःशुल्क पुस्तकालय होते हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज से शिक्षित और स्टूडेंट आकर पढ़ सकता है। फिर आ जाते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय के अंदर आपको मैं बता देता हूँ शैक्षणिक पुस्तकालय के कितने भाग होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय। विद्यालय के लिए पुस्तकालय होते हैं, फिर महाविद्यालय के पुस्तकालय होते हैं। तो आपके एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि शैक्षणिक पुस्तकालय के प्रकार बताइए। अगर आपसे ये पूछे कि इसके प्रकार बताइए तो इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अपने इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने आता है पहला प्रकार हो गया विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं एक सार्वजनिक और विशिष्ट पुस्तकालय के मुख्य अंतर। अब ये वाला क्वेश्चन था ना जो पहला क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये वाला है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन थे वो उसका उत्तर मैंने ऊपर बता दिया कि सार्वजनिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय के अंदर क्या अंतर है। ये अंतर मैं आपको बता दूं किस तरीके से लिखना है। आपको ऐसे नहीं लिखना है जैसे इसने लिख रखा है। मैं पहले ऊपर की थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद में आपने बात कर लेते हैं इसी अंतर के ऊपर ही। देखो क्लास बोरिंग नहीं है, मैं समझा थोड़ा डीपली रहा हूँ। अगर मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा समझा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट कर देना कि सर जो चीज़ हमें समझ आती है वो आप मत समझाइए, जो आपको लगे कि ये चीज़ हार्ड है आप केवल वही चीज़ हमें समझाइए, तो मैं आपको वही चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। एक बार जो अभी जो अपने 5 यूनिट करने वाले हैं, मैं इसमें आपको आज 5 यूनिट करवाऊंगा, तो वो 5 यूनिट मैं आपको थोड़ा डीपली समझा देता हूँ। अगर मेरा ये समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बता देना। रहता है जन पुस्तकालय मैंने आपको बता दिया, उसके बाद में हो चुका है शैक्षणिक पुस्तकालय। ये होते हैं विद्यालय पुस्तकालय, ठीक है। ये जन पुस्तकालय वो है जिनको लेकर अभी अपनी भर्ती निकलने वाली है, यानी कि ये छात्रों और शिक्षकों को विद्यालय ही, यानी कि इनका लेवल जो होता है वो स्कूली स्तर पर होता है, ठीक है। 1 से 12वीं क्लास तक स्कूल है, वहाँ पर पता है इस पुस्तकालय में क्या होता है, उसमें इसमें होता है आपकी परंपरागत पाठ्य सामग्री, यानी कि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि जियोग्राफी अगर किसी स्कूल में है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पेपर पढ़ने को मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त टेप रिकॉर्डर मिल जाएगा, कोई किसी भी टॉपिक पर आपको लेक्चर मिल जाएगा, मानचित्र मिल जाएगा, चार्ट्स मिल जाएंगे, कोई भी चार्ट बनाना हो यानी कि कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको चार्ट प्रोजेक्ट तैयार करना हो वो मिल जाएंगे, ग्राफोफोन रिकॉर्ड मिल जाएगा, फिल्म आदि की संकल्पना मिल जाएगी, ठीक है। ये तो होते हैं छोटे पुस्तकालय, ये होते हैं विद्यालय स्तर पर। फिर आ जाते हैं इनसे बड़े पुस्तकालय। ये किसके भाग है पता है ना, ये शैक्षणिक पुस्तकालय के भाग है। ये शैक्षणिक पुस्तकालय के भाग है। और जन पुस्तकालय जो था वो अलग था, जन पुस्तकालय अलग था, शैक्षणिक पुस्तकालय अलग है, विशिष्ट और शोध पुस्तकालय वो अलग होंगे, राष्ट्रीय और केंद्रीय पुस्तकालय जो है वो एक अलग पुस्तकालय होंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं महाविद्यालय और पुस्तकालय। महाविद्यालय की मुख्य छात्रों और शिक्षकों के अध्ययन और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए महाविद्यालय, यानी कि जो कॉलेज स्तर पर जितने भी पुस्तकालय होते हैं वो महाविद्यालय पुस्तकालय होते हैं, ठीक है। इनके विकास और अनुदान का उदार और अनुदानों से हुआ है, ठीक है। इसका विकास जो होता है ना महाविद्यालय पुस्तकालय का, इसका विकास विश्वविद्यालय के अनुदान से होता है, यानी कि जो विश्वविद्यालय फंड जारी करता है ना उससे ये महाविद्यालय के पुस्तकालय जो है वो बनते हैं। सबसे लास्ट में आता है सबसे बड़े स्तर का पुस्तकालय। वो पुस्तकालय कौन सा होता है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, यानी कि शैक्षणिक पुस्तकालयों के शीर्ष पर जो आता है विश्वविद्यालय पुस्तकालय। यह व्यवस्था एक आवश्यक अंग होता है और ये विद्वानों के विश्वविद्यालयों के हृदय की संज्ञा दी जाती है, यानी कि विद्वानों ने है ना इस विश्वविद्यालय के जो है हृदय, विश्वविद्यालय का हृदय जो है उसकी संज्ञा दी है। और यह पुस्तकालय जो होते हैं ना, ये पुस्तकालय एक बड़े लेवल के पुस्तकालय होते हैं, बड़े स्तर के पुस्तकालय होते हैं। अब अपने आ जाते हैं 3 नंबर भाग कौन सा पुस्तकालय का, विशिष्ट और शोध पुस्तकालय। ये काफ़ी विशिष्ट और शोध पुस्तकालय काफ़ी महंगे होते हैं। ये जो गवर्नमेंट नहीं है यानी कि प्राइवेट लोगों के लिए तो ये बने नहीं है। बहुत कम जो उच्च स्तर पर प्राइवेट लोग हैं जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए ही ये बने होते हैं। यहाँ पर आपको है ना प्रतिष्ठान कर्मचारी मिलेंगे, जैसे कि शासकीय विभाग के कर्मचारी हो गया, अन्य कर्मचारी मिलेंगे। यहाँ पर क्या अनुसंधान यानी कि खोज की जाती है। यहाँ पर पुस्तकालय किसी को लेकर, पानी को लेकर, नासा को लेकर, जैसे मंगलयान बनाया था, तो ये विशिष्ट और शोध पुस्तकालय होते हैं। इनका लेवल बहुत उच्च स्तर होता है और ये बहुत कम जो है वो अपने यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी अनुसंधान हो गया, कोई भी रिसर्च टीम काम करती है तो वो सारी इस विशिष्ट पुस्तकालय में काम करती है। अब अपने बात कर लेते हैं अंतर की बात कर लेते हैं एक सार्वजनिक और विशिष्ट पुस्तकालय में अंतर। आपको इस तरीके से नहीं करना है जैसे इसमें लिखा है। आपको एक सारणी बनानी है एग्जाम में इस तरीके से, ठीक है। और एक साइड तो आपको कौन सा लिखना है, एक साइड तो आपको लिखना है सार्वजनिक पुस्तकालय, और दूसरी साइड जो है उस सारणी के वो लिखना है आपको विशिष्ट पुस्तकालय। ऐसे 2 सारणी बना के यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट यहाँ डालो तो 1 यहाँ डालो, और इस तरीके से आपको अंतर लिखना है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं इसके अंतर के बारे में। हालांकि आप सभी को पता ही है इसमें क्या अंतर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने एक बार मैं बता देता हूँ। आज अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ तो आप मेरे को बता देना कमेंट करके, और प्रत्येक छात्र का कमेंट करना जरूरी है। और अगर मैं सही करा रहा हूँ तो भी आप मुझे बता देना। इसके अंदर आ जाता है, अब देखो इसका ये फायदा होगा कि आपके पास 1 वीक भी नहीं है ना, तो भी आप आराम से इसको समझ सकते हो। फिर आ जाता है एक सार्वजनिक पुस्तकालय में मुख्यतः पुस्तक के ग्रंथ तथा सव्य प्रकाशनों का संग्रह किया जाता है, जबकि विशिष्ट पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के रूप में मुख्य सामयिक प्रकाशन, शोध प्रतिवेदन नामक, यानी कि पेरेंट्स विनिर्देश, ठीक है, और सारांश एवं अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री संग्रहित की जाती है। आपका पहला कारण मैं आपको बता देता हूँ। एक सार्वजनिक पुस्तकालय जो होता है ना उसके अंदर तो सामयिक प्रशासन
यानी कि जो प्रोडिकल पब्लिशर्स जो होते हैं ना, उनकी पुस्तकें जो है वो रखी जाती है। लेकिन जब अपने बात कर लेते हैं कि किसी भी विशिष्ट पुस्तकालय के अंदर किसी मुख्य मुख्य सामयिक की प्रकाश या शोध प्रतिवेदन जो होता है, यानी कि किसी की रिसर्च जो गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, या एक ऐसा मानक जो वो एक मान्यता और अपना एक स्थान होता है, उसको सर्जित किया जाता है। अब अपने बात कर लेते हैं सार्वजनिक एवं विशिष्ट पुस्तकालय में प्रदाता सेवा की प्रकृति में अंतर होता है। यानी कि सार्वजनिक और विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं, दोनों की सेवा में काफ़ी अंतर होता है, सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवा और विशिष्ट पुस्तकालय की सेवा में। फिर अपने बात कर लेते हैं कि सामान्यतः पुस्तकालय में ग्रंथ अर्थात यानी कि सामान्य पुस्तकालय होते हैं ना, नॉर्मल, जैसे मैं आपने बात कर रहा था, वहाँ पर तो ग्रंथ वगैरह दिए जाते हैं। मैंने बोला था नॉलेज नोबल दिए जाते हैं, ग्रंथ दिए जाते हैं, जबकि विशिष्ट पुस्तकालय में सूचना प्रदान की जाती है। यानी कि सही सटीक और सही तथ्य और आंकड़ों से निर्धारित है, जैसे इकोनॉमिक आंकड़े हो गए, मैथमेटिक्स आंकड़े हो गए, सही तथ्य की सूचना प्रदान की जाती है। वहाँ पर कोई कहानी कविताएं नहीं होती है, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं सामान्य पुस्तकालय में ग्रंथों तथा सामाजिक प्रकाशकों की व्यवस्था होती है, ठीक है। और उसके ऊपर रिस्क पर किया जाता है, ठीक है। प्रकाशकों की व्यवस्था और ग्रंथालय जो होते हैं ना, उनकी रिस्क पर किया जाता है। जबकि विशिष्ट पुस्तकालय जो होता है ना, विशिष्ट पुस्तकालय यहाँ से शुरू हो गया। पुस्तकालय में सूचना और व्यवस्थापन के लिए विशेष प्रकार की ऊर्ध्वाधर यानी कि कैबिनेट फाइल होती है, और इसमें निशितियों यानी कि फाइल्स तथा संदूकों आदि की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है विशिष्ट पुस्तकालयों के अंदर, वहाँ पर एक केबिन बने होते हैं, और उसी के अंदर बढ़िया तरीकों से फाइल को रखा जाता है। परंतु सार्वजनिक पुस्तकालय में सामने अलमारियों में कोई भी किताबें पड़ी रहती है, कोई भी जाकर उठा सकता है, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, सूचना को वर्गीकृत करने के लिए विशेष प्रकार के सूक्ष्म वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। सूचीकरण संस्थान अनुक्रमणिक द्वारा लिया जा सकता है। इसी संदर्भ के लिए पाठकों को अनेक प्रकार की सेवाएं दी जाती है, जैसे सामयिक की सूचना चयन। आपको मैं आसान भाषा में बता दूं, यहाँ पर जो पढ़ने वाले पाठक जो होते हैं ना, उनको क्या होता है, उनके लिए एक स्थान अनुक्रमणीकरण किया जाता है, ठीक है, यानी कि इंडेक्सिंग की जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसके संदर्भ में पाठकों को अनेक प्रकार की सेवाएं दी जाती है विशिष्ट पुस्तकालय में, ठीक है। इसके अंदर करंट अवेयरनेस सर्विस यानी कि सीएस की सुविधाएं मिलती है, सूचना चयन प्रसारण यानी कि सिलेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसडीआई दी जाती है, आदि का प्रदान करनी पड़ती है, ठीक है। पाठकों को सहायतार्थ अनुवाद सेवा, सारांशीय सेवा आदि भी अपनाना पड़ता है। यानी कि अगर पाठकों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो उनको क्या करना पड़ता है कि सहायता के लिए अनुवाद, यानी कि किसी अन्य भाषा में कोई चीज़ समझनी है, अनुवाद की सेवा भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसा नहीं होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय में क्या होता है, कोई भी चीज़ मान लीजिए कि ये बहुत ही नॉर्मल लेवल पर होती है। स्थानीय विचारों में कहीं भी अधिक नवजात विचार आ गए, या वृहद ग्रंथों अधिक सूक्ष्म विचार या सूक्ष्म ग्रंथ आ गए, सामान्य और पाठक कहीं भी अधिक विशिष्ट और पाठक पर बल दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर किस चीज़ों पर बल दिया जाता है, माइक्रो पर, ठीक है, स्पेशलिस्ट पर प्रयोग दिया जाता है, जर्नलिस्ट हो गया। मैक्रो यानी कि छोटी लेवल पर जो है आपको सार्वजनिक पुस्तकालय पर जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, ये चौथा प्रकार है, ये अलग है, ये अब इन दोनों से अलग आ गया। अब नेशनल एंड स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में अपने बता देते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये एक राष्ट्रीय पुस्तकालय और राष्ट्रीय विशालतम पुस्तकालय होता है। यानी कि ये एक राष्ट्रीय विशालतम पुस्तकालय होता है। जैसे अभी आप देखोगे, आपको बहुत सारी पुस्तकालय आएंगे जो कोटा के अंदर है, ठीक है, नोएडा के अंदर, ये सारी चीजें जो राष्ट्रीय पुस्तकालय शीर्ष पर स्थित होते हैं। ये किसी देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय उस देश की उत्पादित समस्त पुस्तकालयों को भावी पीढ़ियों के लिए लाभार्थ संग्रहित और सुरक्षित रखने के लिए प्रसिद्ध प्रतिबंध रहता है। यानी कि ये एक खुद के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है इसके अंदर, कि जो राष्ट्र से संबंधित जितने भी आवश्यक ज्ञान है, ऐसे तथ्य या ऐसे आंकड़े हैं जो भविष्य में काम आ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर भी काम आ सकते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए ये क्या है, अपनी एक जिम्मेदारी मानता है। ये अपने खुद को क्या कर लेता है, प्रतिबंध कर लेता है। फिर अपने बात करते हैं, भारत एक विशाल देश है जो अनेक राज्यों में बंटा हुआ है। जो किसी भी सीमा में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी भी राष्ट्र में होती है, वही स्थिति राज्य में वहाँ के राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की होती है। अब देखो मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पर अदर अदर अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट की अदर लैंग्वेज है। तो इन सभी के ज्ञान को संग्रह करना और उसी स्थिति के अनुसार ही, जैसी स्थिति वहाँ के पुस्तकालय की होगी ना, अगर उसमें अच्छी किताबें नहीं होगी, अच्छे राइटर की किताबें नहीं होगी, यानी कि बहुत सारे राइटर जैसे अब्दुल कलाम की कोई किताब लिखी है, तो वो अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, तमिलनाडु या अलग अलग लैंग्वेजेस में नहीं होगी, वैसे ये माना जाता है कि वहाँ की शिक्षा का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, ठीक है। ये राष्ट्रीय राज्य केंद्रीय पुस्तकालय होते हैं, ठीक है, जिनका लेवल जो है बहुत बड़ा होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा ही दिया, अब इसको मैं दोबारा क्या करवाऊँ। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसकी आप ओनली थ्योरी पढ़ लेना। पुस्तकालय की परिभाषा दीजिए, आधुनिक समाज में इनकी विशेषताएं। ये एक व्यवहारिक क्वेश्चन है। व्यवहारिक क्वेश्चन को क्या तो करवाऊँ, पुस्तकालय की परिभाषा ही तो देनी है। पुस्तकालय में अपने किस लिए जाते हैं, मानव साहित्य के लिए, बौद्धिक उपलब्धि और भावी पीढ़ियों के संदेह सर्वथा सुरक्षित रखना हो गया। उनको औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा, व्यक्तियों का सामाजिक सर्वांगीण विकास, मानसिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास, आवश्यकताओं और समयों का सदुपयोग, मनोरंजन प्रदान करना। अभी ये चीज़ मैंने करवाई थी।
आजीवन स्वय शिक्षा ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूँ। असंसक्त माध्यम, ये क्या होता है, अपने व्यवहारिक रूप से ही इसका आंसर देना होता है। ये आप दे दोगे, मुझे पता है आंसर। तो समझाने वाली चीज थी, जो समझाने वाला क्वेश्चन था, जो हार्ड था, वो मैंने समझा दिया। इसमें ये देख लीजिए, प्रजातंत्र की सफलता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अभी मैं ऊपर आपसे यही बात कर रहा था। सद्भाव तथा एकता वो में वृद्धि करना, मैंने बोला था ना, अलग अलग राज्यों के बारे, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, अगर अपने उन्हीं राज्यों की, जैसे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में तमिलनाडु के अंदर अगर अपने कन्वर्ट कर लें, यानी कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके वहाँ की लाइब्रेरी में अपना एक राजस्थान का बुक रख दे, तो वहाँ के लोग कितने प्रभावित होंगे हमारे कल्चर के बारे में जानकर। इसी तरीके से उनकी अगर अपने बुक पढ़ते तो अपने प्रभावित होते हैं ना। आजकल लुंगी पहनते हैं, इटली खाते हैं, घूमने जाते हैं, उसी तरीके से ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। पहले क्वेश्चन में सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास जो है वो बिना किसी भेदभाव के जो है सार्वजनिक लाइब्रेरी के द्वारा किया जाता है। एक सार्वजनिक लाइब्रेरी में जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें जोर जबरदस्ती नहीं होती है। अगर किसी का मन हो तो पढ़ लो, अगर किसी का मन ना हो तो वह स्वेच्छा से किया जाता है। अब इसके अंदर आपको मैं पॉइंट पॉइंट बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की बात नहीं, क्योंकि इसमें तो आप अपनी तरफ से तुक्के भी मार सकते हो और अपने दिल से भी कुछ भी विचार लेकर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ मैं समझा चुका हूँ उसी को वापस पॉइंट बनाया। साहित्य और बौद्धिक उपलब्धियों का संरक्षण मैंने बता दिया। पुस्तकालय में सांस्कृतिक धरोहर और संरचना, इसमें जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग राज्यों की जो किताबें होती है आर्ट एंड कल्चर के बारे में, या किसी भी सांस्कृतिक और राजनीतिक बातों के बारे में, अगर अपने अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उनको बताएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, फिर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का संग्रह, मैंने बताया था कि औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, अनौपचारिक कौन सी होती है। ये लिख देना। व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास, मैंने बता दिया था ना, सर्वांगीण विकास उससे बुद्धि का विकास होता है, साथ साथ में राष्ट्रीय प्रगति में सहायता सिद्ध होता है। फिर आ जाता है अवकाश के समय सदुपयोग, बताया था ना, बड़े बड़े एक्टर जो फ्री टाइम होता है तो वो किस तरीके से बुक्स पढ़ते हैं, तो वो क्या है, अभी उसी को एक किताबी भाषा के अंदर इसमें ये बता दिया गया कि पुस्तकालय में जनसाधारण में अपने अवकाश के समय सदुपयोग कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, यानी कि कहानियां पढ़ सकते हैं, कविता पढ़ सकते हैं, अच्छे वार के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके लिए निष्पक्ष विषयों को आधुनिकतम सूचना पाठ्य सामग्री प्रदान करती है। ये सारी जो किताबें जो है वो लाइब्रेरी में देती है। भारत में अनेक ऐसे पुस्तकालय स्थापित किए हैं जो जन सेवा पुस्तकालयों के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हर एक भारत के अंदर हर एक जिले में, हर एक राज्य में ऐसे पुस्तकालय होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में मैंने ये चीज़ बताया था, आजीवन सेल्फ स्टडी वाला मैंने ऊपर बता दिया है। ये चीज़ें जो है वो आप अपनी तरफ से देख सकते हैं। प्रजामंडल की सफलता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना, एकता आदि, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका क्वेश्चन था कि पुस्तकालय की परिभाषा दीजिए और उनके आधुनिक समाज में भूमिका बताइए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। अब इसको बार-बार करवाने के कोई महत्व तो है, मतलब इसमें बार-बार वो चीज़ें रह नहीं जाती, क्योंकि ये व्यवहारिक क्वेश्चन आपको बस बताना है कि वर्तमान में आप अपने आस-पास लाइब्रेरी नहीं देखते क्या? उनकी भूमिका क्या है, उनके क्या-क्या कार्य है, इसको उन्होंने बस इस तरीके से बता दिया कि काफ़ी ये हमारे लिए सहायक होती है, जैसे कोई भी बौद्धिक उपलब्धियों के लिए, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के लिए, ठीक है? और उसके बाद में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। अवकाश के समय यानी कि फ्री टाइम में वो किताबें पढ़ सकता है पुस्तकालय से खरीद कर। आजीविका स्व शिक्षा ले सकता है, यानी कि वो पूरे जीवन खुद से, यानी कि किताबें खरीद के खुद से ही पढ़ सकता है। उसका ना तो कोई टीचर होगा, ना ही उसको एक्सप्लेन करने वाला होगा। ठीक है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना, यानी कि एक दूसरे के प्रति प्रेम जो हो गया, यानी कि सामाजिक परिवर्तन, एक समाज के अंदर एक परिवर्तन जो है वो वर्तमान पुस्तकालय जो है वो उसकी वजह से संभव है। तो ये सारी कारक जो है वो वर्तमान पुस्तकालय के लिए आपको बताने हैं, जो कि आपका ये वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन कौन सा था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा। पुस्तकालय की परिभाषा दीजिए और उसकी आधुनिक और उसकी भूमिका, आधुनिक समाज में उसकी भूमिका बतानी थी। बस पुस्तकालय की आपको परिभाषा देकर उसकी आधुनिक समाज में भूमिका ही तो बतानी थी, वो आपने यहाँ पर बता दी है। अब आपको कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। अब अपने बात कर ले आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अभी आपका ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको निशान लगा लीजिए। 500 शब्दों का क्वेश्चन है। इसमें है कि पुस्तकालय के विकास में विभिन्न कारणों का उल्लेख कीजिए, यानी कि पुस्तकालय के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए विभिन्न कारण बताइए। ठीक है, इसमें आपको मैं सीधा पॉइंट की थ्योरी बता देता हूँ, बाकी जो अंदर किताबी लैंग्वेज लिखी है आप उसको समझ जाओगे। राज्य और राष्ट्रीय प्राधिकरण, इसके अंदर ये लिखा है कि पुस्तकालय के अधिनियम राज्य और राष्ट्रीय प्राधिकरण बोर्ड के गठन के प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन्होंने ये इसका कहने का मतलब है कि जो एक राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के रूप में ना एक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई पुस्तकालय सेवाओं के सुधार की निगरानी, यानी कि पुस्तकालय में बढ़ावा देना चाहिए और उनके कार्य को संचालन और सुनिश्चित करना चाहिए और कर्तव्य होगा। ठीक है, राज्य में एक नागरिक निःशुल्क, व्यापक निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करेंगे करते हुए राज्य पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित प्रशासन करना उसका वैधानिक कर्तव्य होगा। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि अगर अपने को पुस्तकालय के विकास जो है, विकास अगर पुस्तकालय करना है तो उसके विभिन्न कार्य बताइए। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर आप अपने राष्ट्रीय स्तरीय प्राधिकरण, यानी कि एक सेवा जो होती है, एक ऐसी समिति का गठन करना चाहिए जो एक तो गवर्नमेंट जितनी भी लाइब्रेरी है उस पर निगरानी रखे, उसका डाटा चेक करे, कितनी किताबें आई है, कितनी किताबें गई है और कितने लोगों को मुफ्त में बुक्स मिल रही है, पढ़ने और लिखने के लिए जगह मिल रही है, और वो ढंग से वहाँ पर पानी की सुविधा, टॉयलेट्स की सुविधा, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग व्यवस्था है या नहीं है। इन सारी चीज़ों पर जो है ध्यान जो है उस कमेटी का होना चाहिए। फिर दूसरा है राज्य का मुख्य कार्यकारी। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अ, इस लाइब्रेरी के अंदर जितना भी कुछ हो रहा है ना, उसके जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं, ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय में जो भी किताबों को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं, उसकी सूचना सेवा
पेशेवर होना चाहिए, यानी कि जो उसकी सूचना जो सेवा जो होती है, उसकी सूचनाएं जो है, उसकी सेवाओं की सूचनाएं जो प्रदान करता है वो पेशेवर होना चाहिए। निर्देशक राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के मार्गदर्शन में राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा। यानी कि एक निर्देशक राज्य पुस्तकालय यानी कि राज्य स्तर का जो पुस्तकालय है ना, उसका प्राधिकरण और मार्गदर्शन सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली यानी कि सर्वेक्षण और नियंत्रण करेगा। यानी कि अगर किसी राज्य स्तर का पुस्तकालय है तो वहाँ की जो जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, वो सारी की सारी एक्टिविटीज ये बोल रहा है ये सार्वजनिक पुस्तकालय को दे दी जानी चाहिए। यानी कि एक उच्च स्तर का पुस्तकालय उसकी एक्टिविटीज सार्वजनिक पुस्तकालय को दे दी जानी चाहिए, वो नियंत्रण करेगा। तो इससे क्या पुस्तकालयों का और ज्यादा विकास होगा, पुस्तकालयों का नेटवर्क यानी कि पुस्तकालयों के बारे में अवेयरनेस गांव गांव में जाकर, ठीक है, बतानी चाहिए। हर एक गांव में गांव के स्तर और कस्बों और तहसीलों आदि को कवर करना चाहिए। ये चीज मैंने पहले बताई थी कि हर एक छोटे लेवल पर पुस्तकालय नहीं है, इसलिए पुस्तकालय का नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। हर एक छोटे से छोटे गांव में, हर एक छोटे से छोटे कस्बे में, हर एक छोटी से छोटी तहसील के अंदर जो है एक कामकाज का प्रावधान होना चाहिए और एक अच्छा पुस्तकालय जो है वहाँ पर स्थापित होना चाहिए। फिर अपने बात कर लेते हैं वित्तीय अवधारणा। ये मैंने अभी बात की थी कि जितने भी न्यू बजट अभी आते हैं सरकार के द्वारा, तो उसके अंदर वित्तीय अवधारणा ये सुनिश्चित की जानी चाहिए कि भारत के पुस्तकालय कानून को जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, इन्होंने पुस्तकालय की प्रावधान प्रावधान और वकालत की थी। इन्होंने अपने जीवन काल में तैयार किए गए सभी अधिनियमों और उपकरण के प्रावधान को शामिल किया था, ठीक है। तो इन सभी अवधारणों के ऊपर चलकर हमें पुस्तकालय को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर अपने बात कर लेते हैं लास्ट में जनशक्ति। जनशक्ति के कारण भी पुस्तकालयों की अगर जनशक्ति के अंदर ये है कि यदि राज्य पुस्तकालय सेवा कैलेंडर बनाने का प्रावधान दिया जाए, ये तो सबसे अच्छी बात है। अभी अपनी लाइब्रेरियन की भर्ती क्यों रुकी हुई है, क्योंकि अभी कैलेंडर ही सेट नहीं हो रहा है कि कितनी भर्ती आनी चाहिए पर साल, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। ये हर राज्य के अंदर कैलेंडर बनना चाहिए। यहाँ पर उपयुक्त सेवा के सभी सदस्य सरकारी सेवक होने चाहिए, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट लाइब्रेरी या सार्वजनिक लाइब्रेरी वो सारे में गवर्नमेंट जो है वो लोग लगाने चाहिए, ठीक है। इसी भर्ती की शर्तें संवैधानिक अनुच्छेद 309 के तहत प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। इसकी भर्ती जो है ना वो संविधान के अनुसार निकाल देनी चाहिए। फिर अब बात आगे जवाबदेही। सार्वजनिक पुस्तकालय की प्रणाली गतिविधियों के खाते और निरीक्षण पर्यवेक्षक और आधिकारिक लेखा परीक्षा नियमों के अनुसार खुले रहेंगे। यानी कि इसके अंदर जवाबदेही भी होनी चाहिए कि जितने भी सार्वजनिक पुस्तकालय या गवर्नमेंट लाइब्रेरी जो है उनके अंदर जितने भी निरीक्षण हो गए यानी कि पर्यवेक्षण हो गए या आधिकारिक लेखा जोखा परीक्षण हो गए, ये सारे क्या है खुले रहने चाहिए। इसी वजह से इन्हीं यदि अपने इतने सारे प्रयास कर लेना तो अपने पुस्तकालय के विकास में विभिन्न कार्य जो है वो अच्छे और पॉजिटिव साबित हो सकते हैं किसी पुस्तकालय के विकास के लिए। आज देखो बच्चों, अभी अभी तक अपनों ने पहली यूनिट की है। आप मुझे बस मैं एक बार है ना आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद में अपने आगे बात कर लेते हैं। अभी अपनी दूसरी यूनिट जो है वो स्टार्ट होगी और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, बस 2 मिनट का समय दीजिए। आप सभी को मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर आप डीएलआईस और बीएलआईस कर रहे हैं, अभी आपका 1 महीना पड़ा है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, बाद में छात्रों को दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में ये बोला हुआ कि आपको 59 वाली मेंबरशिप लेनी पड़ती है। अभी आपकी प्रैक्टिकल क्लास का कंप्लीट बैच वहाँ पर पड़ा है। अब और DLIS 02 का, ठीक है, अभी बैच फ्री पड़ा है अभी तक, ठीक है। और DLIS 03 का और BLIS 03 का कंप्लीट बैच अभी फ्री पड़ा है। अभी देख सकते हो आप, बाद में आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो थ्योरी परीक्षा में ही फेल होते हैं, सॉरी प्रैक्टिकल परीक्षा में ही फेल होते हैं। आपसे सीनियर जो है उनसे आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, वो यही बात करेंगे। अभी मेंबरशिप मिल रही है आपको ओनली फॉर 59 रुपीज़ में। तो अभी आप मेंबरशिप ले लीजिए 21 तारीख से पहले। 21 तारीख के बाद में यही मेंबरशिप जो है वो आपको 119 रुपये की मिलेगी। तो आप जल्द से जल्द मेंबरशिप ले लीजिए। और मेंबरशिप लेना भी बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आएंगे। मेंबरशिप का आपको फायदा क्या होगा? मेंबरशिप का आपको इतना फायदा होगा कि यदि आपने मेंबरशिप ले रखी है अभी आपने, तो आपको CCC, AACR, DDC और कॉमन क्लासिफिकेशन की कंप्लीट क्लासें मिलेगी, प्लस इसके PYQ मिलेंगे, प्लस इसके टेस्ट मिलेंगे, प्लस इसकी PDF जो है वो आपको फ्री मिलने वाली है। अगर आप टेलीग्राम पर मैसेज करके अपने मेंबरशिप का स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि सर हमने मेंबरशिप लिया, तो आपको PDF फ्री मिलेगी। प्लस आजाद 1 वीक सीरीज जो अभी आपको मैं आपको कितनी HD में करवा रहा हूँ, पूरी की पूरी आजाद 1 वीक सीरीज की PDF जो है वो आपको मैं फ्री में दूंगा। वो पूरी की पूरी PDF आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा अगर आपने मेंबरशिप ले रखी होगी। जल्दी से जल्दी, अगर आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं लिया तो 21 तारीख तक लास्ट ऑफर है, उसके बाद में इसके रेट बढ़ने वाले हैं। तो 21 तारीख से पहले पहले 59 रुपये वाली मेंबरशिप ले लीजिए और अपनी क्लासों को और ज़्यादा आसान बनाइए। और आपके एग्जाम से 2 दिन पहले जो क्लासें आएगी उनमें जो मैं जो रात में जो पेपर भेजूंगा, जो दिन में सेम टू सेम वही पेपर आने वाला हो, तो उसी के लिए भी आपको क्या करना होगा, 59 रुपये वाली मेंबरशिप लेनी होगी। मेंबरशिप ओनली जो स्टूडेंट होंगे उनको ये वीडियो शो होगी। और आपसे निवेदन है कि अभी आपको कोई भी अगर आप क्लास देखो ना, तो आपसे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये अपना क्या है, ये अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यूट्यूब चैनल के अंदर आप सीधी है ना यहाँ से क्लास मत देखा करो, आप प्ले स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया करो। हालांकि यहाँ पर अभी आपको DDC वाले प्ले स्टोर टॉप पर दिख रही है। इसके ऊपर मैं आज ये BLIS की क्लास आई है ना, तो BLIS की क्लास की एक प्ले लिस्ट डालूंगा, तो आप BLIS
थ्योरी एग्जाम 2026-27 नाम से आएगी, वो प्लेलिस्ट आप देखिएगा। और इसके अलावा आपका ये वाला बेंच, अभी आप बहुत लेट चल रहे हो, 2026 वालों को मैं अभी बोल रहा हूँ, जो जनवरी 2026 के स्टूडेंट है, आपका बेंच कंप्लीट हो चुका है और 30,000 प्लस लोगों ने इस बेंच को देख लिया है। तो आप भी देरी मत कीजिए। इससे पहले कि ये मेंबरशिप में, वो पहले बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, मैं पहले मेंबरशिप में डालने वाला था, परंतु उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने मेंबरशिप में नहीं डाला। परंतु अब मैं मेंबरशिप में डाल सकता हूँ 59 रुपीज़ वाले में। तो जिससे पहले कि अभी मेंबरशिप में जाए, एक बार आप इसको देखकर इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम का कम से कम 1.5 महीना पड़ा है, थ्योरी एग्जाम का। 1.5 नहीं तो 1 महीना तो पड़ा ही है, ठीक है। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है, आप BLI 3 वाले और DLI 02 वाले ये बेंच दे सकते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ थ्योरी बेंच के बारे में। जिनके आपके सीनियर थे, जिनके 7 फरवरी को एग्जाम होते हैं, वहाँ पर एक क्लास है, वो देखिएगा। अपनी क्लास से सेम टू सेम जो मैं रात को क्वेश्चन करवा के सोया था, और दिन में वही क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ठीक है। इसके अंदर आपको मिलेगी कंप्लीट DDC AACR, ठीक है। और ये DLI 02 और 3 में कॉलम क्लासिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मैंने कंप्लीट करवाई हुई है। ये CCC जो है, ये 59 रुपये वाली मेंबरशिप के अंदर अभी भी ऐड है। और यहाँ पर DDC और CC के ओल्ड पेपर आपको यहाँ पर मेंबरशिप के अंदर ही ऐड मिलेंगे। तो इन सभी के लिए 59 रुपये वाली मेंबरशिप ले लीजिएगा। इसके अलावा अपने बात कर लेते हैं। मेंबरशिप लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसके लिए आपको क्या करना है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। ज्वाइन बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, लेवल वन जो है सिलेक्ट कर लेना है। आपकी सारी क्लासेस लेवल 1 के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर ज्वाइन मेंबरशिप पर क्लिक करके अब आपका पेमेंट मेथड आ जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट करके मेंबरशिप ले सकते हो। ये होगी आपकी अपनी काम की चीज़ें, ठीक है। अब आपको पता ही है कि आपका एग्जाम जो है वो 17 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। अभी 11 तारीख हुई है, तो कम से कम 1 महीना मानकर चलिए आपके पड़े हैं, यानी कि 20 दिन तो यही पड़े हैं, और 10 दिन अगले, यानी कि पूरा का पूरा 1 महीने के ऊपर ही दिन पड़े हैं। तो आप अभी प्रैक्टिकल क्लासेस ले सकते हैं, और बाकी 59 वाली मेंबरशिप ले लीजिएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ के जा रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप कमेंट में वो उसका उत्तर मुझे दे दोगे, तो मैं आपको उसी तरीके से क्लास करवाऊंगा। देखो, मैं आपको बस एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ, आप सभी अगर मेरे को बोलोगे, तो मैं आपकी वजह से क्लास करवा रहा हूँ, तो आप बोलोगे उसी तरीके से मैं आपको क्लास कराऊंगा। अभी देखो, पहली इकाई अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। पहली यूनिट जो थी ना, वो अपनी पूरी की पूरी क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। एक तो आप देख लीजिए कि कम से कम 30 से 35 मिनट लग गए हैं सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट में। आप मेरे को बस इतना बता दीजिए, आप कमेंट करके बता दोगे ना, मैं आपको उसी हिसाब से करा दूंगा। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा आसान थे, जैसे लास्ट वाला 5वां बहुत आसान था। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन मैंने उसको डीपली समझाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि सर समझाते नहीं है, ठीक है। अब या तो मैं इस तरीके से समझाऊं, अगर मैं इस तरीके से समझाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा 3 यूनिट की सिर्फ एक ही क्लास होगी, तो फिर क्या होगा, आपकी एक ही जैसे BLI 01 की है ना, कम से कम BLI 01 की कम से कम 5 से 6 क्लासें हो जाएगी, ठीक है। 5 से 6 क्लासेस जो है BLI 01 की हो जाएगी। या तो मैं इस तरीके से समझाऊं, या फिर आप मेरे को ये, या फिर मैं आपको जो पिछली बार करवाया था वैसे करवा देता हूँ। इसमें आपका भी नुकसान नहीं होगा और मेरा भी नहीं होगा, और जो चीज़ समझाने वाली है वो मैं समझा दूंगा। दूसरा तरीका ये, आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसी हिसाब से आज की क्लास जो है वो मैं एक बार यहाँ रोक कर आपसे, एक बार मैं इतनी अपलोड करके आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें केवल और केवल आप देख लो, इतनी देर में एक यूनिट हुई है। या तो एक एक चीज़ अच्छे से समझानी है तो मैं ऐसे ही समझाऊंगा, अगर आपको पिछली बार की तरह समझाना है तो दूसरा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जो आसान क्वेश्चन है उसके मैं केवल और केवल आपको निशान लगवा दूंगा, ठीक है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। और उसके लिए मैं आपको धीरे धीरे ऐसे स्किप कर करके थ्योरी ऊपर से निकालता रहूंगा। जिसके पास 1 वीक नहीं है वो थ्योरी पढ़ लेगा। और और उसके अंदर पहले आसान क्वेश्चन का तो सिर्फ निशान लगाऊंगा। जो आपके मुश्किल क्वेश्चन है ना, उनकी मैं आपको क्या करा दूंगा, थ्योरी करवा दूंगा, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन मुझे पता होगा कि यार ये तो स्टूडेंट की समझ आएगा ही नहीं, उसकी थ्योरी करा दूंगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे डाउट लगे कि आपको समझ नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट कर देना कि सर 2 नंबर क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो अब अगली जो यूनिट आएगी ना, तो उसके अंदर ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, मैं फिर से मतलब वो एक बार आपको समझाकर फिर अपने अगले क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका मेरे को लग रहा है कि आसान क्वेश्चन के तो ओनली फॉर निशान लगा दूं, जिससे आपके एग्जाम के लिए उसको क्या है, रट कर चले जाओ और आपके 100% नंबर बन जाए, जैसे कि आपकी पहले होती थी। और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है, जो मुझे मेरे को फील होते हैं कि हाँ ये हार्ड है, उसको मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा। बाकी आपसे एक निवेदन है कि आप एक बार अपनी 1 वीक देखिए, और उसमें छोटे वाले क्वेश्चन रहने दीजिए। प्रत्येक यूनिट के बड़े वाले क्वेश्चन है ना, तो अभी इस क्लास के बाद में यूनिट नंबर 2 से लेकर 5 के अंदर अंदर प्लीज सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन के सीधे नंबर भेज दो, बड़े वाले के, ओनली फॉर 200 शब्दों से लेकर 500 शब्दों वाले ना, सारे के सारे। जैसे मान लीजिए कि यूनिट नंबर 2 में 5 नंबर, मान लीजिए कोई 4 नंबर क्वेश्चन हार्ड है, तो आप ना मेरे को ऐसे कमेंट में भेज दो, सर यूनिट नंबर 2 का 4 करवा देना, 2 का 4 करवा देना, या यूनिट नंबर 3 का छठा क्वेश्चन करवा देना, या यूनिट नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन करवा देना। उस जिस क्वेश्चन के ज्यादा कमेंट आएंगे, मैं उसको और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसके अलावा जो कोई इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाली होगी वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो मेरे को तो ये वाला तरीका सबसे आसान लगा, जिसमें आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ये क्लास तो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, और अगर आपको अच्छी तरीके से दिल से समझना है और बड़े आराम से परसेंटेज बनाने हैं, तो मैं आपको आसानी से यही तरीका और आराम से इसी तरीके से समझा सकता हूँ। साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपके निशान लगा सकता हूँ। तो जिसको जो तरीका पसंद हो वो मेरे को बता देना, मैं आपके कमेंट के हिसाब से अभी मैं अगली क्लास लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं क्लास नहीं लगाता रहूँ और बच्चों को कुछ
समझ ना आए, बच्चों को ऐसा लगे कि सर यार टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, तो जो मैंने तरीका बताया उस तरीके में से एक तरीका बता दो कि सर ये वाला तरीका सही था, आपने बोला कि आसान क्वेश्चन के तो आसान लगा देता हूँ और हार्ड क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा। बाकी आप जैसे आज मैंने पहली यूनिट की है ना, तो आप 2 से लेकर 5 यूनिट के कमेंट में क्वेश्चन हार्ड वाले क्वेश्चन है ना उनकी मेरे को कमेंट कर दो, और अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं वही क्वेश्चन और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों। अभी आपके BLIS की क्लासें जो है थ्योरी स्टार्ट हो चुकी है और थ्योरी यहाँ से पढ़ के जाइएगा। 90% प्लस नंबर आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है। और आप पहली बार में फेल नहीं होंगे। आने वाली 5,000 लाइब्रेरियन 5 से 7,000 लाइब्रेरियन की भर्ती जो आने वाली है उसमें आप पक्का पक्का शामिल होगी, ठीक है। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करके हाई पॉइंट देना मत भूलिएगा, हाई पॉइंट जरूर दीजिएगा और जितना उसके इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।